नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज इस कार्यक्रम में एक ऐसी बात जो कि मेरे जैसे पत्रकारों और मेरे जैसे जो संस्थान हैं उनके लिए एक तरह से अस्तित्व का एक संकट पैदा हो गया है। भारत सरकार के नए आईटी रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये लगभग कमोबेश अधिकार सरकार को और सरकार के मंत्रालय में बैठे हुए बाबुओं को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो ये तय करेंगे कि तथ्य क्या है, सच क्या है, कौन सी खबर चल सकती है, कौन सी खबर नहीं चल सकती। तो एक तरह से जो आकाश में जो चिंता के बादल मंडरा रहे हैं उसको लेकर पत्रकारों के अलग अलग एसोसिएशंस इनको लेकर अदालत में भी जा रहे हैं। मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगी पत्रकारों के साथ, खासकर वो लोग जो कि डिजिटल ओनली यानी जिनके प्लेटफॉर्म सिर्फ डिजिटल पर हैं, और इसके अलावा दूसरे अन्य ट्रेडिशनल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों से भी बातचीत करूंगी इस मुद्दे पर कि जो डिजिटल मीडिया है भारत में। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले 7 साल में जब पूरे तरीके से जो दरबारी सरकारी गोदी मीडिया है वो जब सरकार की गोद में बैठ गया और सरकार की तमाम तरह की जो मैं कहूँगी अधिकारों को लेकर या जो आम नागरिकों की आज़ादी को लेकर, उनकी रोज़मर्रा की परेशानियों को लेकर जो मुद्दे थे उन्होंने जब नहीं उठाए, इन मुद्दों को और जो एक तरह से एक साम्राज्य था इस पूरे जो सरकारी मीडिया था उसको चुनौती देने का काम डिजिटल मीडिया ने किया। उसका काम ऑल्टरनेट मीडिया, सो कॉल्ड वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। द वायर, क्विंट, प्रिंट, इस तरह के जो संस्थान थे जो इंटरनेट से ही ऑपरेट करते हैं, उन्होंने चैलेंज किया और आपको सूचित करने का काम किया। न सिर्फ कि भारत के मध्य वर्ग को बल्कि उन लोगों को भी जो कि लोकतंत्र के हाशिए पर रहते हैं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, किसान हों, मजदूर हों, मुसलमान हों, भारत के युवा हों या महिलाओं के अधिकार हों, इन तमाम मुद्दों पर, नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, इन तमाम मुद्दों पर अपनी सूचनाओं के ज़रिए लोगों को एक तरह से सशक्तिकरण करने का काम किया। और शायद यही बात है कि सरकार को ये गवारा नहीं है कि उसका जो नैरेटिव है, एक विमर्श जो वो चलाना चाहती है, उसको किसी तरीके की कोई चुनौती मिल पाए। तो ये आईटी जो रूल्स हैं उनको अदालत में चैलेंज किया गया है, ये कहते हुए कि ये जो आईटी रूल्स हैं ये वायलेट करते हैं, उल्लंघना करते हैं संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कुछ प्रोविजंस का, उनका उल्लंघन करते हैं। इसको लेकर जो डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म्स थे वो तो गए, जैसे कि द वायर है, इसके अलावा द क्विंट है, ऑल्ट न्यूज़ है, लाइव लॉ है, इन सब ने चैलेंज किया इन आईटी रूल्स को। लेकिन अब जो है वो इसके अलावा डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसमें जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे ग्रुप है, एनडीटीवी है, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, यानी आप ये सोचिए कि जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके भी तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि इनकी भी बड़ी प्रेजेंस है फ़िलहाल डिजिटल मीडिया में। और उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये नाइंसाफ़ी सिर्फ डिजिटल ओनली, जिनको बॉर्न डिजिटल कहा जाता है, सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं होगी, बल्कि ये उन्हीं के साथ नहीं होगी, बल्कि ये भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तो जो ख़ास परेशानियाँ उभर कर सामने आ रही हैं वो ये कि सरकार ये काफ़ी हद तक बता सकती है कि कौन सी चीज़ों को वो हाफ ट्रूथ बताएगी। मैं उसी में पढ़कर आपको बता रही हूँ। गुड टेस्ट में है और डिसेंसी, यानी ये 3, आप ये सोचिए हाफ ट्रूथ, आधा सत्य क्या होता है। मेरा सत्य, आपका सत्य, सरकार का सत्य या नागरिकों का सत्य या पत्रकार जिस तरह से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये बताने का जो अधिकार है वो मंत्रालय में बैठे बाबुओं के पास चला जाएगा कि वो अगर ये समझते हैं कि कोई चीज़ हाफ ट्रूथ और गुड टेस्ट में नहीं है या डिसेंसी उसमें मेंटेन नहीं रखी गई है, तो उसको बिना पब्लिशर को बताए हुए, यानी कि उस संस्थान को बिना बताए हुए उसको हटाया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। तो साफ तौर पर ये मीडिया की आज़ादी पर जो संविधान ने जो गारंटी किया है, जिस अधिकार को बोलने की जो स्वतंत्रता है, उस पर एक बड़ा हमला है। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे मैं समझती हूँ इस बात को, और साथ साथ ये भी आपको बता देती हूँ कि अक्सर इस बात को कहा जाता है कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि कानून बनाए जाएं, जबकि अगर आप देखें तो डीएनपीए ने भी जो अदालत में कहा है वो ये कहा है कि प्रेस काउंसिल एक्ट, इसके अलावा प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टीवी नेटवर्क एक्ट, प्रोग्राम कोड अंडर द टेबल टीवी नेटवर्क एक्ट, और इसके अलावा जो पहले से ही मौजूद कानून हैं जो मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत पत्रकार ना आते हों। और लगातार आप देख रहे हैं कि जितना मिसयूज़ हो रहा है अलग अलग तरह के एफआईआर्स का, वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। मेरे साथ मौजूद हैं आशुतोष, जो कि टीवी पत्रकारिता की दुनिया में कई दशकों तक सक्रिय रहे, कई न्यूज़ चैनल्स के एडिटर भी रहे और फिलहाल सत्य हिंदी को चलाते हैं। द वायर के बहुत सारे दर्शक उनके कार्यक्रम भी देखते हैं। इसके बाद हमारे साथ दूसरे खास मेहमान होंगे संजय कपूर जो कि एडिटर हैं
हार्ड न्यूज़ मैगज़ीन के, इसके अलावा वो जनरल सेक्रेटरी हैं जो द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन संजय कपूर ने मुझे कहा कि जो उनके विचार इस कार्यक्रम में वो रखेंगे, उनके वो निजी विचार हैं, उनकी जो आधिकारिक जो पोजीशन है, जो ओहदा है, उससे इन विचारों का लेना देना नहीं है। अनुराधा भसीन मेरे साथ जम्मू से जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ये भी हम जानेंगे कि कैसे जो हाशिए के समुदाय हैं खासकर, या जो रीजनली मार्जिनलाइज्ड जो इलाके हैं, उनके नज़रिए से वो इन IT जो नए रूल्स हैं उनको किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले आशुतोष, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि इसको समझना भी ज़रूरी है कि एक पत्रकार के लिहाज से जो हमारी दिनचर्या है उसको ये किस तरह से प्रभावित करेगा, और साथ ही जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो जानने का अधिकार है, उसको कैसे प्रभावित करेंगे नए IT रूल्स। देखिए अरफा, पहली बात दो चीजें हैं। पहली बात समझनी पड़ेगी कि मैं इस कानून के टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। सरकार का जो इंटेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस इंटेंट की वजह से इस कानून को लाया गया है, और उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जिस तरीके से बातचीत हो रही वो बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीजें, पहली बात तो ये है कि हम सबको मालूम है कि 2024 के चुनाव पे इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और RSS की नजर है। उसके कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि 2025 में RSS के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और लगातार 2024 में अगर आप देखेंगे तो भारत लगातार तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी लेने की कोशिश करेंगे, और तब वो अपने आप को साबित कर पाएंगे कि दरअसल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बराबर समकक्ष हैं वो। लेकिन उनको एक चीज ये लगती है कि जिस घोड़े पे सवार होके उन्होंने भारत के नैरेटिव को एक तरीके से कैप्चर किया, डोमिनेट किया, वो था सोशल मीडिया। 2014 से पहले से अगर आप देखें तो आज की तारीख में उनको ये लगता है कि जो सोशल मीडिया में उनकी जो उनका जो डोमिनेंस है, जो हेजेमनी है, उसको गंभीर खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा अब इस घोड़े को किस तरीके से काबू में किया जाए और उसको अपने हिसाब से कैसे हाँका जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप देखते हैं टेलीविजन चैनल्स को, आप देखते हैं अखबारों को, वहां पे उनको नैरेटिव का कंप्लीट टोटल कब्जा है। व्हाट्सएप पे उनका टोटल कब्जा है, और वहां पे आप उनको शेक नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे जैसे टीवी चैनल, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, या आपका जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर उनको तकलीफ आ रही है, और उनको ये लग रहा है कि ये मीडियम 2024 तक बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है। अब इसको कैसे कब्जा किया जाए, तो उसके ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सोशल मीडिया डिपेंडेंट हैं। हम फेसबुक पर अपने वीडियोस को डालते हैं, हम यूट्यूब पे अपने वीडियो को डालते हैं, हम ट्विटर पर अपने वीडियो को डालते हैं, हम और जगह पर डालते हैं, और वहां पे ये आबाद निर्बाध गति से चलते हैं। अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अगर ट्विटर पे अगर इनका कब्जा हो जाए, और ये प्लेटफॉर्म अगर इनकी बात को मानने लगे, तो कल ये हमारे वीडियोस को भी जो है मैनिपुलेटेड कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम पे कब्जा कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे आप जैसे टीवी चैनल्स के पास वो लीगल फैसिलिटीज नहीं है कि हम ग्रीवेंस ऑफिसर रखें या फिर कुछ इस तरीके से करें, क्योंकि हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मान लीजिए कि कल किसी कंटेंट को लेके वो 2,000 कंप्लेन एक साथ कर देते हैं। अब उस 2,000 कंप्लेन का निपटारा करना हमारे लिए तो एक इम्पॉसिबल हो पाएगा। एक बड़े जमे जमाए मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो लीगल डिपार्टमेंट होता, वो आराम से हैंडल करता, हम आप शायद नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है, ये नैरेटिव को कंट्रोल करने की है, जो स्वतंत्र आवाजें हैं, असम्मति की आवाजें, उसको दबाने की है, और अपने हिसाब से चीजों को चलाने के लिए है। इसलिए अगर इस संदर्भ में अगर चीजों को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। संजय, देखिए, गूगल का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। गूगल ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है, जो उनकी अप्रैल की रिपोर्ट है, और उस अप्रैल की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कैसे हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स उनको आई हैं। सिर्फ एक महीने में 27,762 कंप्लेंट्स आई हैं। इसके अलावा जो रिमूव किया उन्होंने, वो करीब 60,000 जो है वो आइटम्स रिमूव किए गए। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ ये गूगल का जिक्र हो रहा है। और जब न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की बात आएगी हमारे आपके जैसे, उसमें जो सबसे भयानक और सबसे ड्रिकोनियन बात है वो ये कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म को बिना इन्फॉर्म किए हुए मंत्रालय में बैठे एक बाबू के पास ये अधिकार है कि वो आपके आइटम को बैन कर सके, ब्लॉक कर सके, और आपको मना कर सके कि ये पूर्ण तथ्य नहीं है। जैसे डिसेंसी को लेके बात की गई है, मैंने अपनी प्रस्तावना में भी जिक्र किया इस बात का। और इसके अलावा हाफ ट्रूथ को लेके बात की गई। हाफ ट्रूथ क्या होता है, किसका सच है, और सरकारों ने आखिर कब सच बोले हैं? इस सरकार ने पिछले 7 साल में कितना सच बोला है? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आशुतोष भाई ने भी जो बोला उससे भी सहमत हूँ। हम लोग की सहमति अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो सरकार की तरफ से आता है। तो आपने जैसे बताया कि गूगल ने कितने सारा कंटेंट हटा दिया, यही है ना दबाव ट्विटर के ऊपर भी आता है, फेसबुक के ऊपर आता है। तो फेसबुक जल्दी से दब के अब वो सब जो भी उम्मीद करी जाती है उनसे वो करते हैं। परंतु यहाँ पर लड़ाई इस तरीके की है कि
जो बीजेपी और जो विचारधारा वो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। रिलीजियस आइडियोलॉजी का मतलब आप सोचिए कि एक जो नज़रिया है वो अगर सीमित होता है धर्म से दूर तो अलग जगह, तो वो आपका रहन सहन खान पान भी कंट्रोल करना चाहते हैं और आप किस तरीके से दुनिया को देखें उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत 2014 से हुई, उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और आज की तारीख में वो ऐसी जगह आ गए हैं कि जहाँ पर वो काफ़ी हद तक चीन में जो जो कुछ हो रहा है इस तरीके का पूरी तरीके से मीडिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं। चीन में तो बहुत बहुत कैलिब्रेटेड है कि अगर आपकी ट्विटर फॉलोइंग 2000 के ऊपर है तो आप कई सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, आपको उससे बढ़ने नहीं दिया जाता है। उस तरीके से यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इनकी पूरा का पूरा जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से जो देखना चाहते हैं कि किसका क्या अनुभव है, कितना उसका प्रसार है, कितना उसका इन्फ्लुएंस है, वो सब चीज़ें करना चाहते हैं। तो बीजेपी और जो आरएसएस है वो अपने आप में आप इस तरीके से मत देखिए कि सिर्फ चुनाव, उनका मकसद है किस तरीके से आम जीवन कंट्रोल करा जाए। अगर आप देखें 2016 में जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, एक एक आदमी को झकझोर दिया था, सब लोग लाइन में लगे थे, ये इनकी कोशिश होती है। ये या आप इसमें गौर करें जिस तरीके से इन्होंने ये मिसहैंडल करा, तो अगर ये डिजिटल मीडिया को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर उनकी कोशिश ये है कि पूरी तरीके से कंट्रोल करें और कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, किसी तरीके से नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी ताकत, जैसे आपने कहा कि बाबुओं को दे रखी है, कोई कानून से मतलब नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ से मतलब नहीं है। उनकी नज़र में जो डिसेंट होगा उससे उसको मतभेद है, वो पसंद नहीं करेंगे, वो हटवा देंगे। तो कहने मतलब कि स्थिति बहुत खराब हो गई। थोड़े दिनों में पत्रकार और डिजिटल चैनल्स वगैरह जो जितने भी हैं वो सब अपने आप को सेल्फ सेंसर करने लगेंगे। वो कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिससे कि सरकार को कोई समस्या, वो नहीं चाहते कि ना कोई ना जिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें 8-10 लोगों को नौकरी दी है, उसको बंद हो जाए। तो कहने मतलब कि पत्रकारिता के लिए बहुत ही बुरे दिन चल भी रहे हैं और ज़्यादा बदतरीन, और अगर उनको चुनौती नहीं दी गई तो ज़्यादा बदतरीन दिन आ सकते हैं। और इसीलिए अनुराधा भसीन, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारा दर्शक नहीं जानता है, कि जो अकेली चुनौती, ये पूरा जो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जंग का मैदान बन गया है, सूचना का जो ये पूरा मैदान है, कि हम नहीं जानने देंगे आपको जो असली सच है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि 1 साल के अंदर 2 इतने बड़े आंदोलन हुए इसी देश में, जिसमें ये बताया जाता है कि इतने लोकप्रिय ये प्रधानमंत्री हैं कि भारत के इतिहास में नहीं हुए, और इतनी मजबूत सरकार है, इतनी सीटें इनके पास आ रही हैं, उसके बावजूद भी 2 इतने बड़े जन आंदोलन होते हैं। इसका मतलब लोगों को, जिनको खबर चाहिए, उनको खबर मिल रही है। और इसी वजह से जो चुनौती इस पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के आकाश में जितना घनघोर अंधेरा था, उसमें शायद रोशनी की किरणें यही डिजिटल मीडिया के लोग लेकर आए। और मुझे ये कहने में ज़रा भी झिझक नहीं है कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ, जिसमें लोकतंत्र को डिफेंड करने, उसकी रक्षा के लिए काम किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक सिर्फ जो बॉर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे उनको असुरक्षा थी, और जाहिर है उनके वाजिब सवाल थे, लेकिन अब जो ये बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दायर की और वो जाहिर है अभी चल रही है उस पर सुनवाई। उसको आप किस तरह से देखती हैं कि क्या सरकार के लिए आसान होगा अब नज़रअंदाज करना? जिस तरह से ये कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आपको बंद करना है, जैसे आशुतोष जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, एक पॉजिटिव इमेज जो सरकार की है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और उससे जो ऑल्टरनेट व्यू है कैसे बंद कर दिया जाए और बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए। इसका मतलब है आप लोगों तक एक किस्म की ही तस्वीर दिखाना चाहते हैं, दूसरी किस्म की तस्वीर उनको वो देख नहीं सकते, उनको उस पर बिल्कुल मनाही है। और ये मैं समझती हूँ एक ज्यादा देर ये चल नहीं सकता है। ये लड़ाई जो है ये जल्दी ही खत्म होगी, ये कुछ अरसे रहेगी और चलेगी। लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं, आपने बात की कि जितने जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मार्जिनलाइज सेक्शंस पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके लिए एक डिजिटल मीडिया जो था, डिजिटल स्पेस जो है, चाहे वो मीडिया, प्रोफेशनल मीडिया है या वो अपने जरिए से सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं या जाहिर करते हैं, वो एक एम्पावरिंग स्पेस है। वो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पे कोई कनेक्टिविटी पहले नहीं थी, जहां पे किसी की कोई सुनवाई नहीं थी,
तो उनकी आवाज भी एक मेन स्ट्रीम तक पहुंचती थी एक डिजिटल मीडियम के जरिए। जब आप आम लोगों की जुबान को कुचलेंगे तो वो बैकफायर करेगा। मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इवन न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो रिमोट एरियाज हैं उनमें से खबर लाना 90s में या 2000 के दशक में भी थोड़ा मुश्किल ही होता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो वो इम्प्रूवमेंट आई। और दूसरी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुआ, जिस तरह का एक इंटरनेट बैन हुआ, ये वो तो नहीं है, लेकिन उसके बाद एक पहले इंटरनेट बैन हुआ 6 महीने के लिए, फिर 18 महीने के लिए एक पार्शियल बैन हुआ, और उसके बीच में कहीं एक मीडिया पॉलिसी आई, और ऐसा लग रहा था जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन गया है पूरे देश भर के लिए। और वही बात आज साबित हो रही है, क्योंकि कुछ आप मॉडिफाई कर लीजिए, वो सिमिलर एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, बट बेसिक मोडस ऑपरेंडी सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक जो उसके पीछे मोटिवेशन है करने की वो भी सेम है। एक डिजिटल मीडिया स्पेस को कैप्चर करना, और दूसरे इस किस्म के रूल्स बना देना कि एक ब्यूरोक्रेट के पास पावर है, वो डिसाइड कर सकता है कौन सा कंटेंट सही है कौन सा नहीं है, और उसके बाद होएगा कि आप क्रिमिनल केसेस आप दायर कर सकते हैं सहाफियों के खिलाफ। आशुतोष, आपने देखा है कि बार बार ये कहने की कोशिश होती है कि मीडिया को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इस पे भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा लगता है कि भारत में मीडिया कर्मी जो हैं, पत्रकार जो हैं, वो भारत के कानून के तहत नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि उनको ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। इसके बावजूद भी कि लगातार पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं, पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा हमने देखा है इंडिविजुअल पत्रकारों पर भी, संस्थाओं पर भी, खुद द वायर के पत्रकारों पर जिस तरह के लगातार मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास या जिन लोगों को परेशानी है, जो ब्रॉडकास्ट दिखाया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, उससे डील करने के लिए, मैं ये तो कह रही हूँ कि ये मिसयूज़ है, लेकिन अगर किसी को जेन्युइन ग्रीवांस भी है तो ऐसा नहीं है कि बॉडीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कई रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं। इसके बावजूद भी जो ये दुष्प्रचार है कि इसको सीमित किए जाने की ज़रूरत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो क्रिमिनल एक्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है मोटिव या इंटेंट। पत्रकार, बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उनका मोटिव या इंटेंट गलत था। और मैं इस मामले में द वायर को बहुत जब बड़ा फख्र होता है कि वायर को रहती है कि वायर ने एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ FIR एक के बाद एक दर्ज हुए हैं, वैसे में पत्रकारिता करना और लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जो बातें की जाती हैं, पत्रकारिता को मेरा मानना है सबसे बड़ा खतरा उस वक्त होता है जब ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा और पत्रकारिता का मतलब ये कि अब आपके ऊपर कंट्रोल करने की सारी कोशिशें की जाएंगी। और इसी संदर्भ में फिर ये कहा जाता है, देखिए ये लोग तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि 1990 के जमाने में जब आतंकवाद अपने पीक पर था तो लोग कश्मीर जाते थे और कश्मीर जाके जो वहां के दुर्दांत आतंकवादी होते थे उनसे बात करते थे, और बात करने के बाद वो आते थे और उनके इंटरव्यूज को चलाया भी जाता था। आज की तारीख में आप ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप किसी आतंकवादी से बात करने जाएंगे तो आपको फौरन पाकिस्तान परस्त तो घोषित कर दिया जाएगा और शायद आपके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। क्या तब भारत कम लोकतांत्रिक था? क्या तब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं था? ये आज सुरक्षा बढ़ गया। तो ये जो आज की स्थिति है, मेरा अपना मानना यह है कि ये तब कानून का सहारा लिया जाता है और या रेगुलेशन का सहारा लिया जाता है जब वाकई आपके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिशें की जाती हैं। और बंदिशें इसलिए लगाने की कोशिश की जाती है क्योंकि आप उनकी जबान नहीं बोलते हैं। जब जैसे ही आप उनकी जबान बोलना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं होगी। आज भी फेसबुक पर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, आपको हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर बोने का काम करते हैं, जो फेक न्यूज फैलाया करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, लेकिन उन पर कभी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप जैसे वेबसाइट्स या हमारी जैसी वेबसाइट्स, एक तथ्य अगर जरा सी भी कहीं गलती हो गई या उनके इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा कामा फुल स्टॉप इधर हो गया, फौरन आपके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाएगा, पुलिस आपके पास आएगी, पुलिस आपसे पूछताछ करने लगेगी। आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर कि सिद्दीक कप्पन जैसे शख्स को सिर्फ जेल में डाल दिया गया है,
मतलब कोई कसूर ही नहीं है अगर आप देखें। और अगर एक आदमी रिपोर्ट उसको पीएफआई से जोड़ दिया गया, पीएफआई आज तक इस देश के अंदर कहीं बैन नहीं है, बैन लगाने की कोशिश की गई तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर से बैन हटा दिया, लेकिन उसके बहाने से आपको स्टिग्मेटाइज किया जाएगा और फिर आपके ऊपर कहा जाएगा ये तो कोई कानून नहीं मानते हैं, ये तो एनार्किस्ट है। तो मेरा अपना मानना है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का जो मीडिया, खासतौर से डिजिटल मीडिया है, वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड अथॉरिटेरियन रिजीम के अंतर्गत काम कर रहा है। इसको हम लोकतंत्र कहते तो भले ही हैं, क्योंकि अभी भी इस लोकतंत्र हमारे आप जैसे कुछ लोग अपनी आवाजें रख पाते हैं या बोल पाते हैं, लेकिन कब तक बोल पाएंगे, मैं अनुराधा जी की तरीके से मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। जी हाँ, और ये भी है, नहीं आशुतोष जी, ये भी है कब तक बोल पाएंगे और किस रिस्क पर, क्या कुछ हम दांव पर लगाकर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साफ साफ कहता हूं, कल अगर एक बार आप किसी पत्रकार को, अगर आप विनोद दुआ जैसे शख्स के खिलाफ अगर आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ता, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने विनोद को फोन किया था, तो विनोद को इतने सालों से मैं जानता हूं और जो बातें उन्होंने मुझे कही आज भी बताते में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे कमजोर पल है इस वक्त। इतना मजबूत पत्रकार, इतना अनुभवी पत्रकार, अगर आप उसके साथ ऐसा कर सकते तो हम और आप कौन होते हैं? 2 मिनट लगेगा हमको आपको। और अब इन्होंने रास्ता खोज दिया ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि हम सरकार बोले हमने तो कुछ किया नहीं है, देखिए ये तो इतनी कंप्लेन इनके खिलाफ आ रही थी, ट्विटर इनके खिलाफ एक्शन लिया, हमारा आपका चैनल 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जब तक खुली हवा में सांस ले पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें सांस लेने दिया जा रहा है, अभी हमें उतना खतरनाक नहीं माना गया उनके लिहाज। और सांस लेने की आदत भी रही है हमें, इसलिए हम वो आदतन मजबूर हैं हम कि सांस लेते रहे हैं। और अनुराधा जी ऑप्टिमिस्टिक लग रही थी, ऐसे लोग भी होने चाहिए और अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कैसे हांगकांग का एक इतना लंबा चलने वाला अखबार जिसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, प्रो डेमोक्रेसी प्रो लिबरलिज्म अखबार था, और कैसे घुटने टेक कर उस अखबार ने बंद कर दिया अपने आप को। मैं ये प्रार्थना भी करूंगी और ये कामना भी करती हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि भारत में इस तरह के दिन आए, लेकिन जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वो हमें उसी डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, जहां सरकार बताएगी कि खबर क्या है, सरकार बताएगी कि तथ्य क्या है, सरकार बताएगी कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन से पत्रकारों को पत्रकारिता करने दी जाएगी, किसको पत्रकारिता से रोका जाएगा, किसको पत्रकार नहीं माना जाएगा। संजय, मैंने देखा है कि शुरू से एक रणनीति जो रही है सरकार की वो ये कि जिन भी लोगों के बारे में कानून या दिशा निर्देश बनाए जाते हैं उनसे बात नहीं की जाती है। कश्मीरियों से कभी नहीं पूछा गया कि आर्टिकल 370 हटाना है नहीं हटाना, या हमें राज्य का दर्जा वापस लेना है नहीं लेना। कभी नहीं पता किया गया उन लोगों से जो किसान थे कि आपके लिए ये हम फार्म लॉज बनाएं या ना बनाएं। अब ये देखिए आपके पत्रकारों के लिए दिशा निर्देश और कानून बन रहे हैं, पत्रकारों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ले देकर खाना पूरी के लिए डिजिटल ओनली नहीं बल्कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसके टीवी चैनल्स और अखबार भी हैं और डिजिटल भी है साथ में, उनमें से कुछ लोगों को बुला लिया गया कि देखिए हमने पत्रकारों से बात कर ली है। दूसरी इसी रणनीति का हिस्सा ये है कि उन्हीं लोगों में आपस में दरार पैदा की जाती है। कश्मीरियों को धर्म के नाम पे बांटा जाएगा, जो किसान हैं उनको भी धर्म के और जाति के नाम पे बांटा जाएगा। अब यहाँ पत्रकारों में बॉन्ड डिजिटल या ट्रेडिशनल मीडिया के, चलिए ये तो डिजिटल के लोगों का खतरा है, हमें इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देर सवेर अब तो ये पता लग गया कि ये सीधे तौर पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके लिए ख़तरा है। अब जबकि ऐसा लगता है कि कमाने तन गई हैं, आपको आगे क्या बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? तस्वीर आपको कैसी नज़र आ रही है और रणनीति क्या होनी चाहिए देश में पत्रकारों के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू को जगह नहीं मिलेगी। कोशिश पूरी रहेगी कि रोका जाए। अगर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय दबाव इनके ऊपर ना हो तो मेरे ख्याल से ये जो रफ्तार है और तेज़ हो जाए। इनको घूम फिर के एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी की आवश्यकता होती है कि अमेरिका से सर्टिफिकेट ले आएँ या यूरोप से सर्टिफिकेट ले आएँ, जिसकी वजह से है ना ये कुछ हद तक है ना दबाव नहीं डालते, क्योंकि इनको एक शुरुआत में हो सकता है कि राजनीतिक मनोकामना रही हो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता, संभवतः मिल जाता अगर यहाँ पर जिस तरीके से पैंडेमिक को उन्होंने बुरी तरीके से मिसहैंडल करा है, जब वो चारों तरफ वैक्सीन मैत्री का जो उन्होंने अभियान करा था, जब दुनिया भर में वैक्सीन बांट रहे थे, संभव है कि प्रधानमंत्री को कुछ कई शाबाशी मिलती, वो सब नहीं मिला। तो इस वजह से उनको लगता है कि किसी तरीके से यहाँ पर एक लेजिटिमेसी मिलती रहे और चीन के साथ जो उनकी जो लड़ाई है उसमें अमेरिका और वेस्ट से थोड़ी सपोर्ट मिलती रहे। इनका बेसिक
जो कॉन्सेप्ट है, परंतु ये चीन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। नहीं संजय जी, मैं जानना ही चाह रही थी कि मैं ये जानना चाह रही थी कि पत्रकारों की अब क्या रणनीति होनी चाहिए, और उन लोगों की रणनीति जो अभी भी भारत के संविधान में और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें विश्वास रखते हैं। देखिए, पत्रकार तो मेरे ख्याल से काफ़ी मुस्तैदी से लड़ा। अगर आप देखें जिस तरीके से पैंडेमिक को कवर किया है, जिस तरीके से बीमारी की तमाम जो गंगा के तट पे जो लाशों की खबर निकली है और निकाली है दैनिक भास्कर ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो कि काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर माने जाते हैं, जिनसे कोई उम्मीद नहीं करता था कि कोई इस तरीके का एक्सपोजे करेंगे, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। तो जितनी ताकत एक दूसरे को देख के पत्रकारों को मिलती है, वो ही सबसे बड़ा तरीका है कि ये जो रणनीति रहेगी। क्योंकि अगर इसमें आया है, दैनिक भास्कर में आया, तो दिव्य भास्कर में आया, सौराष्ट्र टाइम्स में आया, गुजरात के तमाम अखबारों में आया, उत्तर प्रदेश के अखबारों में आया, तो अगर ये कर सकते हैं तो वही एक रणनीति है और कुछ नहीं। क्योंकि सरकार और पुलिस से लड़ना एक सीमा के आगे बहुत संभव नहीं है। अगर आपके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने प्रिवेसी पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया कि आप जो भी लिखेंगे आपको अपना सूत्र बताना पड़ेगा, व्हाट्सएप में ओरिजिनेटर की आपको एड्रेस बताना पड़ेगा, कि खबर कहाँ से है ये बताना पड़ेगा, तो आदमी हताश होकर इधर उधर भटकने लगेगा। पत्रकारिता से लोग बात छोड़ छोड़ के भागेंगे। हमारा एक मित्र है, उससे ना उसकी वाइफ ने बोला कि क्यों पत्रकार बनना चाहते हो, पुलिस वाले परेशान करेंगे। तो वो टिका रहा कुछ समय के लिए, पर वो कहने लगा कि इतना आतंक हो गया घर में कि लोगों ने आग्रह करा कि छोड़ दो इसको, पत्रकारिता को। तो इस तरीके की कहानियां बढ़ जाएंगी और आने लगेंगी। तो हमको एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए और एक दूसरे की जो हिम्मत है बढ़ानी चाहिए। उसी से पत्रकारिता का संघर्ष और तेज होगा। अनुराधा जी, मैं आपके साथ ये बांटना चाहती हूँ, आप तीनों के साथ भी तजुर्बा, कि मैं अपने कलीग से बात कर रही थी उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रहे थे कि आजकल जो भाषा है वो ये हो गई है कि एक सिपाही, एक थानेदार, अगर कोई पत्रकार तस्वीर लेने की कोशिश करता है या कोई खबर छापने की कोशिश करता है तो वो कहता है ये सब मत करो, तुम ये तस्वीर मत लो, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो ये वोकैबुलरी, जो शब्दावली है, वो ये बन चुकी है आज उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में, चूँकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो आप ये देखिए कि पत्रकारिता ही भारत में एक तरह से एक जुर्म बना दिया गया है। पत्रकारिता का मतलब सरकार को अपना भोंपू बजाने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं है, उनके ज़ाहिर एंटी स्टैब्लिशमेंट ही होना होता है पत्रकारों को। फिलहाल जिस तरह से आप ये देख रही हैं, एक उम्मीद भी बनती है कि एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हुई है उन पत्रकारों की, जैसे संजय कह रहे हैं कि जो सब कुछ दांव पे लगाकर पत्रकारिता करने को तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक पहले से एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आप क्या इतना ही अंधकार में भविष्य देख रही हैं या आपकी उम्मीद कुछ और बता रही है? देखिए, जिस जगह पे मैं बैठी हूँ वहां तो ज्यादा अंधेरा है। एक जमाने में कहा जाता था कश्मीर से रोशनी की किरण आई, गांधी जी ने कहा था। आज अंधेरे की अंधेरा ही अंधेरा नजर आता और बाकी देश घर को ले जाता की तरफ जाता। लेकिन उसके बावजूद मुझे उम्मीद है। शायद मैंने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा, मैं एकदम से जंप कर गई, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं आशुतोष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस किस्म की कठिनाई से आज के पत्रकारों को जूझना पड़ता है, या जिन लोगों पे केस लगाए जाते हैं, और एक केस लगा देना, चाहे आप उसके बाद एक्विट भी हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई बुनियाद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लीगल उसमें तथ्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो केस लड़ना, सिर्फ पुलिस थानों में जाना, कोर्ट्स में जाना, जेल में भेज दिए जाना, ये अपने आप में एक पनिशमेंट है। ये एक बहुत मुश्किल दौर है। दूसरी जो चीज अभी एक और है कि जहाँ की कुछ पत्रकार बेबाकी से अपना काम कर रहे हैं और डटे हुए हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, एक ज्यादा तादाद में पत्रकार जो है वो सरकार की आवाज बन के रह गए हैं। जो पत्रकारिता का काम नहीं होता, वो उसके लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो पत्रकारिता का काम नहीं है। वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जहां हमारी आवाजें दबाई जाती हैं उनकी आवाजें और एम्पलीफाई होती हैं, और उस शोर में जितने भी सच अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं या लाने की, पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। लेकिन क्यों मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ? क्योंकि इस किस्म के स्ट्रक्चर ज्यादा देर नहीं चलते। दूसरा, एक हिंदुस्तान में एक रेजिस्टेंस की हिस्ट्री रही है। मैंने बात करूंगी इमरजेंसी के दौर की, वो कुछ अरसे तक ही रहा, और जबकि कहा जाता है, फेमसली कहा जाता है कि पत्रकारों को बोला था झुक जाओ तो वो उन्होंने घुटने ही टेक दिए।
लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री रही है। हिंदुस्तान एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स कंट्री है। यहाँ इस किस्म के स्लोगन ज्यादा देर नहीं चलेंगे, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रूल, एक ही किस्म का सच, एक ही किस्म की खबर, ये चल नहीं सकती। जी, मुझे भी आपकी उम्मीद से बहुत उम्मीद बनती है। आशुतोष, बिल्कुल आखिरी बात संक्षेप में 30 सेकंड में बताइए कि क्या जिस तरह से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को लेकर जो ढलान हमें दिख रहा है लगातार, हम अपनी इंटरनेशनल मीडिया की मैं इतनी परवाह नहीं करती, हम खुद जिसे जी रहे हैं एक नागरिक के तौर पर हर रोज़, क्या आपको लगता है कि ये नेचुरल ही है कि जैसे डेमोक्रेसी का ढलान देखने को मिल रहा है, पत्रकारिता भी साथ साथ नीचे उतर रही है? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा डाइवर्स व्यू है। मेरा अपना मानना ये कि जो 2014 के पहले का भारत था वो एक डी आइडियोलॉजाइज्ड स्टेट की स्थिति थी, जहां पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे, सरकारें भी डेमोक्रेटिक थी, उनमें एबरेशंस थे। लेकिन 2014 के बाद से जो भारत को एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और आइडियोलॉजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि उसका एक यूटोपिया होता है, और उस यूटोपिया को पूरा करने के लिए पूरे उस सिस्टम के सारे लोगों को उसका हिस्सा बनना पड़ता है। जो बात अभी चीन के बारे में बात की, चीन का क्या है? चीन एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो वहां पे चाहे प्रेस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, उनको उनकी ईमानदारी इसमें है कि वो उस यूटोपिया को पाने में कितनी मदद करते हैं। मेरा मानना यह है कि जब तक ये आइडियोलॉजिकल स्टेट की स्थिति रहेगी, हिंदुस्तान का प्रेस पूरी तरीके से आजाद नहीं रहेगा, हिंदुस्तान की जुडिशरी आजाद नहीं रहेगी, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी आजाद नहीं रहेगी, एबरेशंस होते रहेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो जो बदलाव, फंडामेंटल बदलाव आया भारत की जर्नलिज्म में, वो ये नहीं है कि वो सरकार की आलोचना करते हैं, बल्कि वो सरकार जो नैरेटिव उनसे कहलवाना चाहती वो नैरेटिव कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस उनकी बातों को सच करके उसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। आपने देखा बिरला वो जो डायरी थी, उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसने उस पूरी डिबेट को खत्म कर दिया। तो हाँ, तो वो सारी डिबेट ही खत्म हो गई। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि सेंटर विस्टा के प्रोजेक्ट में पूरी डिबेट एक झटके में खत्म हो गई। सरकार कहेगी हम क्या करें, हमारे ऊपर तो झूठे आरोप लगाए गए, आपको तो सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ गई। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पहले पत्रकार आलोचना करते थे, पत्रकार न्यूट्रल हो जाते थे। अब पत्रकार पूरी तरीके से सरकार जो बात उनसे कहलवाना चाहती है वो कहते हैं, और सरकार कहती देखिए मेरी तो कितनी तारीफ हो रही। ये बुनियादी फर्क आया, इसको हमें समझना पड़ेगा। ऐसे में हमारे आप जैसे कुछ लोग अगर उनकी आलोचना करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है कि अभी तक ये लोग लाइन में क्यों नहीं आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। रोल खत्म हो गया, जो एडवर्सोरियल रोल था जर्नलिस्ट का, बिल्कुल वो खत्म हो गया। एक बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ लेकिन मैं ज़रूर अनुराधा भसीन की उम्मीद के साथ ही मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर बैठे हुए चारों पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है हमारे पेशे का, या उसकी आज़ादी का ये खात्मा नहीं है, और अगर अभी भी लोग मैदान में हैं जो लड़ रहे हैं, जितनी तानाशाही प्रवृत्तियों वाली जो हमारे सामने कानून व्यवस्था दिखाने की कोशिश हो रही है, तो इसका मतलब उम्मीद लगातार बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।